तो बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं की फिजिक्स में हम आज विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, यानी उसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। और ये बिंदु P जो हम दो स्थिति प्राप्त किए थे उन दोनों से अलग है, यानी न तो ये अक्षीय स्थिति में है न ही निरक्षीय स्थिति में, किसी अन्य स्थिति में है। तो बच्चों यहाँ पर आप जो कॉमन वर्णन करोगे कि माना ए और बी कोई द्विध्रुव है और ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और इनके बीच की दूरी ये 2a है, यानी मध्य बिंदु से O से B की दूरी a और O से A की दूरी a यानी 2a। और यहाँ से मध्य बिंदु से हमारा जो बिंदु ले रहे हैं कोई अन्य स्थिति पर, उसकी दूरी r है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम सबसे पहले ये वर्णन है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए। और इस तरह से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माना ये कोण यहाँ पर POA बराबर ये थीटा कोण है, यहाँ पर माना ये थीटा कोण पर ये बिंदु है। और तब इसमें हम देखते हैं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इस जो द्विध्रुव है उसका आघूर्ण P, उसकी दिशा क्या होगी? तो ये इसकी दिशा यहाँ पर है माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस की ओर से प्लस की ओर की ओर होती है, जस्ट उल्टा विद्युत क्षेत्र के। यानी विद्युत क्षेत्र को हम कहाँ मानते हैं? धन से निकलते हैं और ऋण आवेश में समा जाते हैं, लंबवत। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण जो है हमारा जस्ट उल्टा होता है, ऋण से धन की ओर होती है, इसलिए इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा B से A की ओर होगी, इस दिशा में, ये P की दिशा है। अब बच्चों यहाँ पर इस पर हम द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटक में बांट सकते हैं। तो कौन सा? जो थीटा कोण जो बनाते हुए है, ये इसके दिशा में जो कोण बनता है वो P cos थीटा के रूप में लेते हैं और इसके लंबवत जस्ट इधर P sin थीटा को लेंगे। इस तरह से हम दो घटक में इसको बांट दिए। अब आप कल्पना कीजिए कि इधर जो है P cos थीटा को हम ये चुंबक मान लें, तो इसके सापेक्ष P बिंदु क्या हो रहा है? अक्षीय स्थिति में हो रहा है। और P sin थीटा की ओर से देखें, इसको आप चुंबक मान लें, तो आपका तब ये निरक्षीय की स्थिति यानी हमारा लंबवत दिशा में है, यानी निरक्षीय स्थिति में है। तो इसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। तो ये दो घटक में बांटने का यही काम है कि अब हम इसके सापेक्ष हम यहाँ पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो हम अक्षीय स्थिति का सूत्र लिखेंगे और जब P sin थीटा के साथ हम इसका विद्युत क्षेत्र देखेंगे तब हम इसका निरक्षीय स्थिति का सूत्र लिखेंगे। बस यही है इसकी थोड़ी सी जानकारी, और इसी से हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसके घटक, अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो E1 है इसकी दिशा क्या होगी भाई? ये देखिए ये क्या है? माइनस है, तो इस तरह से इसको घुमा दिए तो इधर क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ध्यान दीजिए, इसको मैं चुंबक को ऐसे घुमा दिया, ये पहले ऐसे था, यहाँ पर था ये, तो माइनस क्यू इधर आया। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये, तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इसमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर है। ये कौन सी स्थिति है? आपका अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो हमारा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यह आप जानते हो, इसको देख लेना, अक्षीय स्थिति में है। यानी
इसमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसलिए दिशा E1 की इधर होगी। और E2 की दिशा क्या होती है? तो जस्ट हमारा उसके लंबवत होती है। यानी अब ये E2 स्थिति में हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा होगी इधर, और इसकी दिशा हो गई ये द्विध्रुव आघूर्ण के जस्ट लंबवत, यानी अक्ष के धन से ऋण की ओर, जबकि इसमें हम लिए ऋण से धन की ओर। ध्यान देंगे इसको, इसमें होगा हमारा द्विध्रुव के जस्ट विपरीत ओर E2 का मान होगा, जबकि E1 में ये अक्ष के अनुदिश हमारा ऋण से धन की ओर होती है। यहाँ पर चूंकि एक अकेले ध्रुव का अलग होता है, जबकि इसमें द्विध्रुव का हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, तो अक्षीय स्थिति में ऋण से धन की ओर होती है। और हम यदि इसमें आ जाते हैं निरक्ष की स्थिति में, ये बिंदु हमारा अपनी निरक्ष स्थिति में, इसको हम देखें यदि पी साइन थीटा को, तो ये निरक्ष स्थिति में है। उस स्थिति में हमारा जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, तो उसके जस्ट उल्टा दिशा में, यानी ये इधर कौन सा है आवेश, प्लस क्यू है, तो प्लस से माइनस की ओर, अक्षीय में माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर इसको जो अल्फा कोण बनाते हुए अब हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है यहाँ पर बताया गया है, यानी ये अल्फा कोण पर रखा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की E यहाँ पर है, और ये E1 की दिशा है और ये E2 की दिशा है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए अब हम आ जाते हैं दोनों घटकों के कारण। अब P घटक के कारण, अतः P घटक P cos थीटा, P घटक का कौन सा है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का P cos थीटा इधर है, इधर अक्षीय स्थिति में है, ये के सापेक्ष, ये बिंदु P घटक P cos थीटा के सापेक्ष, ये P अलग है, P घटक P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। और अतः P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इसको ले लिए E1 इक्वल टू 1/4πε0 2p, आप जानते हो इसको। और चूंकि यहाँ पर 2p कौन सा घटक है उसको लेंगे, cos थीटा, 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बटे आपका r क्यूब, यही सूत्र था आपका। 2p r क्यूब था, तो यहाँ पर p कौन से घटक का कर रहे हैं, p cos थीटा को कर रहे हैं, p नहीं है यहाँ पर, p cos थीटा है, तो p cos थीटा लिख दिए, 2 तो है सूत्र का था। अब इसी तरह से, तो बच्चों इसी तरह से बिंदु P साइन थीटा के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है। ये देखिए, ये P साइन थीटा है इधर, इसके सापेक्ष किस में पड़ा, निरक्षीय में पड़ा। तो अब निरक्षीय का सूत्र लिखेंगे, यानी तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले लिए, E2 अब ले लिए E2 इक्वल टू 1/4πε0 P। अब
साइन थीटा है, यहाँ पर p का मान p साइन थीटा है अपान r क्यूब। यहाँ पर p अपान r क्यूब था पहले निरक्षीय स्थिति का सूत्र, तो यहाँ पर p साइन थीटा, जो p साइन थीटा घटक है उसके कारण है, तो निरक्षीय स्थिति का ये सूत्र है। अब बच्चों हम यहाँ पर बिंदु P पर जो है E1 और E2 ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इधर चुने E1 और ये इसके जस्ट लंबवत है, और ये परिणामी का है यहाँ पर, और इसलिए इसका परिमाण हम निकालेंगे, ये लंबवत हैं, तो इसलिए अंडर रूट परिणामी E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये इसको आप रट लीजिए, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ पर ये परिणामी का मान होता है। इस तरह से यदि एक दूसरे के घटक क्षेत्र की दिशा लंबवत में हों तो ये परिणामी इसका होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसी को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हो गया हमारा परिणामी E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम E1 का मान को रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, E2 का मान को रखेंगे और स्क्वायर करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसलिए E बराबर अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट E1 का मान हम लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा बटे r क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि E1 का होल स्क्वायर है ये, तो ये हो गया प्लस का प्लस। दूसरे में हम लिए हैं बच्चों E2 का मान लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा घटक था ये, p साइन थीटा बटे r क्यूब और इसका होल स्क्वायर। ये मान को यहाँ पर हम रख दिए हैं, बुक में डायरेक्ट दिया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको विस्तृत करके समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वर्ग आया है और ये करनी है, तो इसका मतलब हम देखेंगे, इसलिए बच्चों ये स्क्वायर है तो ये ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है। चलिए इसको इस रूप में लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अंदर में ये 2 का 2p कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ पर हुआ, अलग अलग बांट दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। और यहाँ पर इसका है 4 पाई, ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर प्लस का प्लस। यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी होगा p साइन थीटा का होल स्क्वायर है और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर इसका ये वर्ग करेंगे तो इन सभी का वर्ग है, ये स्क्वायर जो है सभी का है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4, और ये p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और ये कास स्क्वायर थीटा। चलिए इसको फिर लिख देता हूँ ताकि जो कॉमन होंगे उनको हम बाहर निकालेंगे। ये हो गया 2 दूने 4 p स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा। थीटा पर स्क्वायर कभी नहीं लगता, ध्यान देंगे, ये बीच में जाके लगता है, प्लस यहाँ पर। अब यहाँ पर ये दोनों तो कॉमन है, सेम टू सेम है। देखिए हम हर को एक ही लिख देते हैं। क्या है, जब दोनों हर समान हो तो ऊपर ऊपर को जोड़ा जा सकता है, प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका नीचे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर।
इन दोनों के बदले में एक ठो लिख दिया क्योंकि ये कॉमन है दोनों का। अब बच्चों यहाँ पर आप जानते हो यदि ये सब करनी के अंदर हैं तो ये 2 का गुणांक हम करेंगे तो 2 गुणित 2, 1 2 बाहर आ जाएगा। चलिए जो जो बाहर आते हैं उनको बाहर ले जाते हैं। पी स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर कॉमन है, इसको हम इधर कॉमन कर देते हैं। चलिए यहाँ पर पहले कॉमन ही कर दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, और इसलिए यहाँ पर से आपका जो है ये देखिए पी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन कर दिया पी स्क्वायर को। यहाँ पर बचा क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर तो कॉमन में चला गया है, ये क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, यह हो गया बटे यहाँ पर इसका वर्ग है, इसका मतलब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब गुणित 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसका एक बाहर आ जाएगा जो हम यहाँ पर, चलिए इसको अब ऊपर में ही करनी को कर दे रहा हूँ, यह है ऊपर का ही है, ये अब पूर्ण हो गया है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये करनी से बाहर कर दिया इसको, ये अब करनी ऊपर का ही है, ये जो है इसके 2 वर्ग है तो वर्ग का घात 1/2 करोगे तो ये कट जाएगा, यानी एक पूर्ण अंक हमको मिल जाता है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आपका बाहर आ गया। ऊपर में पी स्क्वायर है, इसका भी पी गुणित पी करेंगे तो एक पी बाहर आ जाएगा, तो ये और ये पी बाहर आ जाएंगे, यानी ऊपर पी स्क्वायर का पी बाहर निकल जाएगा, करनी से बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ भी ये बाहर हो गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंदर में रह गया तो हमारा रह गया है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर है भाई, यहाँ पर छूट गया था, साइन स्क्वायर थीटा। ये अब 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हमको गुणनखंड करना है, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा को अलग कर दें तो ये इसके बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी को हमको बदलना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसको हम बदल दिए 3 cos स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 बार, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दिए, एक cos स्क्वायर थीटा को अलग कर दिए तो 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसके बराबर आप जानते हो ये इसके बराबर 1 होता है, तो आपका हो गया सूत्र है p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आपका बचा इसका 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया प्लस 1, ये 1, इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों ये यहाँ पर है, यही आपका सूत्र है। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो हम चित्र पर आएंगे, परिणामी की जो दिशा है उसका हमको मान प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए इसकी दिशा क्या होगी परिणामी की, यहाँ पर ये E1 इधर है, इसके लंबवत E2 इधर है, तो ये दोनों की दिशाएं कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पर आएंगे, तो ये आपका है, मान लीजिए हम इसको त्रिभुज मान लें, किसी को इसको मान लें या इसको मान लें, तो ये आपका हो जाएगा छोटा कोण और ये 90 कोण आधार,
और ये इस भुजा को इसमें हम स्थानांतरित कर दें तो ये आधार बटे लंब बटे आधार में आप इसको लिख सकते हो, यानी टेन थीटा के बराबर इसको लिख सकते हो। अब इसमें यह अल्फा कोण बना रहा है तो टेन अल्फा लिखोगे तो इसकी दिशा, तो ये तो आपका हो गया परिणामी क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए सूत्र है। परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता का सूत्र है किसी भी स्थिति के लिए। अब इसकी दिशा हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसकी दिशा ई की दिशा, कौन सा, परिणामी की दिशा। तो बच्चों इसमें हम टेन में लिए, इसको टेन में लिए तो टेन अल्फा कोण दोनों के बीच में हम ले लिए टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर है आपका E2 बटे E1, E2 बटे E1 लंब बटे आधार, इसको लिख देता हूँ बगल में आपको, लंब बटे आधार। अब लंब में हम E2 बटे E1 करेंगे तो E2 का मान को रखेंगे और E1 के मान को रखेंगे। E2 का मान क्या है देख लीजिए यहाँ पर, E2 का मान है आपका 1/4πε0 p sin थीटा बटे r क्यूब। p sin थीटा बटे r क्यूब। और E1 करेंगे तो 1/4πε0 2p cos थीटा है यहाँ पर बटे r क्यूब। अब यहाँ पर ये कटा, ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, अब p से p कट गया तो बचा क्या, sin थीटा बटे 2 cos थीटा, ये हो गया। यानी E2 बटे E1 पुस्तक में डायरेक्ट है, बराबर हमारा बचा sin थीटा बटे 2 cos थीटा, यानी sin थीटा बटे cos थीटा बराबर टेन अल्फा, बराबर ये थीटा में आ गया है अब, यानी टेन अल्फा बराबर ये 1/2 कर देता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा बराबर ये टेन थीटा हो जाएगा, यानी हमारा टेन अल्फा बराबर 1/2 टेन थीटा। तो ये यहाँ पर है परिणामी क्षेत्र का परिमाण, यहाँ पर उसकी दिशा को ये प्रदर्शित करती है। तो ये है इसकी दिशा, टेन अल्फा बराबर 1/2 टेन थीटा, यानी उसका आधा, ये जो कोण है टेन थीटा है उसका आधा यहाँ पर कोण बनेगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिले। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।